तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल। देखो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये किस स्थान पर बनेगी, मतलब किस स्थान पर ये बनेगी। तो ये प्रपोज्ड पाइपलाइन है, मतलब अभी इस पे काम होगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी युगांडा से पूर्वी तंजानिया तक बनेगी। ठीक है, और ये कहाँ पर है नेशन, पश्चिमी युगांडा और तंजानिया कहाँ पर है, कहाँ पर है युगांडा और ये तंजानिया, तंजानिया अफ्रीका में। हाँ ठीक है, ईस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है ना, ये ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, और एक पाइपलाइन बननी प्रपोज्ड है कि पश्चिमी युगांडा से पूर्वी तंजानिया तक एक पाइपलाइन बनेगी। पाइपलाइन तो पता है क्यों बनती है, पाइपलाइन मेनली एक तो वाटर वाली होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ज्यादा दूर तक नहीं बना पाते हैं पानी वाली। ठीक है, जैसे कि हमारी यहाँ से दिल्ली तक है। ठीक है, ऐसे ही जो वैसा मटेरियल होता है ना, जिसे स्लज करके या मिक्स करके या जो भी मूवेबल मटेरियल होता है उसे पाइप के थ्रू भेजा जाता है। जैसे कि ऑयल है, ऑयल इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, उसके चांसेस रहते हैं कि अगर हम ट्रक से या उससे जो टैंकर है उससे वो करेंगे ट्रांसपोर्ट तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए पाइपलाइन बनाई जाती हैं ताकि वो जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है वो इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सके, और सबसे चीपेस्ट है। पाइपलाइन सबसे चीपेस्ट है, एक बार बिछा दी गई तो वो काम करेगी, फिर तो बस जहाँ पे रिपेयर का काम होगा, थोड़ा बहुत कहीं टूट गई वहां से रिपेयर कर दो। हम्म, नहीं, वो तो रिपेयर हो जाता है फिर। जैसे कि तुमने वो देखे होंगे, वो लगा देते हैं कुछ तुमने लगा हुआ देखा है कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, कुछ निशान लगा रहता है सड़कों पे, तो फिर वो पता रहता है, उनको ट्रैकिंग रहती है उसकी, उनको पता रहता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, और जब भी लीकेज का कुछ होता है ना तो उन्हें पता चल जाता है कि वहां से लीक हो रही है। तो वही फिर उसी जगह से तुमने देखा होगा कि उसी जगह से वो खुदाई स्टार्ट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। पर ये सबसे चीपेस्ट है, रेदर देन के ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कितना प्रॉब्लम होता है कि टैंकर है, फिर उसे फ्यूल भी चाहिए, और फिर बीच में टैंकर में अगर टक्कर हो गई तो वो वहां गायब, है ना, तुम्हें पता ही ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बनेगा ईस्टर्न अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ठीक है, ये कौन कौन से ऑयल फील्ड्स को जोड़ेगा, तो एक तिलंगा ऑयल फील्ड है और किंगफिशर ऑयल फील्ड है, ये भी किसमें है, ईस्ट अफ्रीका में, और पोर्ट ऑफ तंगा। अभी पोर्ट ऑफ तंगा से समझ जाना, ये तंगा पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में। ये भी तंजानिया में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। वर्ल्ड मैप तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, और वर्ल्ड मैप जो है उसका अगर तुम कहोगे तो कल सैटरडे में तुम्हें आधे टाइम में वही करा देंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप का पार्ट C295, इसका संबंध किससे है, C295 जो है ये एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अब ये कैसा एयरक्राफ्ट है, ये जो एयरक्राफ्ट है ये बेटा इसमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। ठीक है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, और ये अप टू 9 टन तक का वजन ले जा सकता है। मतलब हमें कोई चीज, कोई आम इससे ट्रांसपोर्ट करनी है विया एयर, तो 9 टन की इसकी कैपेसिटी है कि 9 टन तक का सामान ये ले जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कहीं वॉर हो रहा है और हमारी एयरफोर्स उस वॉर में है, फॉर इंस्टेंस, या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, डिजास्टर हो गया कहीं पे, और हमें वहां पे ऐसा है कि रोड से नहीं जा सकते, जैसे कि अभी रिसेंट में नेपाल जो आया है। ठीक है, तो या फिर हिमाचल में अभी लैंडस्लाइड हो रहे हैं बारिश की वजह से, जैसे कि केदारनाथ में हुआ है, केदारनाथ में 2013 में जो ट्रेजेडी हुई थी। तो एयरक्राफ्ट उस समय रोड से तो जा नहीं सकते हैं, न ट्रेन चलेंगी, तो उसमें एयरक्राफ्ट से जब सप्लाई करी जाती है तो ये वाले एयरक्राफ्ट में 9 टन तक ये कुछ भी ले जा सकते हैं। और वॉर में अगर हमें आर्म्स भेजनी है, अम्यूनिशन यानी कि हथियार या कुछ भी चीजें भेजनी है, वेपन्स भेजने हैं, तो हम इस एयरक्राफ्ट से इतनी लिमिट तक का भेज सकते हैं, 9 टन तक।
और ये 71 ट्रूप्स कैरी कर सकता है, यानी 71 ट्रूप्स ऑफ पीपल, ठीक है, 71 ट्रूप्स कैरी कर सकता है। और ये इसकी जो एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस सुनिए है, किसी भी व्हीकल की कुछ एंड्योरेंस होती है, मतलब वो कितने टाइम तक काम करेगा, तो ये अप टू 11 आवर्स तक चल जाता है। 11 आवर्स के बाद इसे रिफ्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एयरक्राफ्ट, नाम याद रखना। और क्यों ये अभी ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, क्यों ये इतना चर्चा में है, क्योंकि बेटा देखो हाल ही में एयरबस एक कंपनी है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वडोदरा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का फैसला लिया है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पर ये वाले एयरक्राफ्ट जो है C295, ये वाले एयरक्राफ्ट वहां पे बनाए जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट शिप बिल्डिंग जो है बनता तो है, बट ये वाली कैटेगरी का नहीं बनता, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी का अब वडोदरा में लगाया जाएगा प्लांट, प्लांट नहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वहां पर ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और ये भी तुम्हें पता होगा कि हमारी कंट्री में वी वर द वन ऑफ द एंशिएंट शिप बिल्डिंग जो है हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी है, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग बहुत पुरानी है। और जो फ्रेंच थे शिप बिल्डिंग में सबसे ज्यादा, उन्होंने हमारी हेल्प की थी, जो फ्रेंच है। तो ये याद रखना वडोदरा में लगेगा। कौन कौन कर रहा है और ये कोलैबोरेशन, देखो कोलैबोरेशन कौन कौन कर रहा है, एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां कर रही है। दिख रहा है तुम लोगों को वो, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो मैं इधर। अब देखो ये है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये वो अथॉरिटी है जो कंट्री में पेंशन देने का जो पूरा सिस्टम है, किसे देना है कितना देना है, वो सारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये पेंशन अथॉरिटी रखती है, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहते हैं पिफर्डा या PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी मैंने लिखा। तो ये कब बना था, ये बना था 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब अच्छा बेटा, एक होता है न्यू दिल्ली और एक है दिल्ली, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नहीं वो तो बात है, लेकिन वो उसका ये क्या है कि क्यों न्यू दिल्ली, हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली क्यों है, दिल्ली पूरा दिल्ली क्यों नहीं है, तुमको पता है ये चीज। जो दिल्ली शाहजहां ने बसाई थी, जो लाल किला के आसपास का रीजन है इंक्लूडिंग जामा मस्जिद सारा, जो शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, शाहजहां की जो दिल्ली थी उसको कहते हैं पुरानी दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली किसे कहते हैं, एक आर्किटेक्चर था ल्यूटेन, नाम सुना है, ल्यूटेंस, ल्यू LUTEN, ठीक है, ल्यूटेंस। तो ल्यूटेंस जो दिल्ली कनॉट प्लेस से लेकर के जो राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, या फिर जितना भी हमारी सेंट्रल एक्टिविटीज जिस जगह पे होती है, जहाँ पे PM रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, या हमारे प्रेजेंट में जो पार्लियामेंट है, वो जो पूरा एरिया है ल्यूटेंस ने बनाया था, वो ल्यूटेंस ने डिजाइन किया था, ठीक है। और वो वहां पे बना था, तो वो जो पूरा है उसे कहते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जो ल्यूटेंस की दिल्ली है उसे कहते हैं न्यू दिल्ली, और जो शाहजहां ने बसाया था पुरानी दिल्ली वाला जामा मस्जिद और ये लाल किला वाला जो एरिया है, इसे पुरानी दिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या है हमारी, नई दिल्ली, ठीक है। अब जो नई दिल्ली है वो ल्यूटेन वाली है, जो ल्यूटेन ने आर्किटेक्ट उसका बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखना, राष्ट्रपति भवन वाला जो रीजन है कनॉट प्लेस, ये पूरी प्लानिंग हुई थी कि कैसे बनेगा, तो फिर रिंग रोड ये सारी चीजें फिर उसने प्लान की थी, ठीक है। ये सिटी प्लानिंग का एक एरिया था कि CP जो है कनॉट प्लस उसको डेवलप कर दो, फिर बाकी की चीजें आसपास खुद डेवलप हो जाएंगी। फिर कनॉट प्लस बन गया, वो डेवलप्ड
तो वह सेंट्रल एक्टिविटीज कहाँ होती है? कनॉट प्लेस में। ठीक है, पॉलिटिकल जितनी एक्टिविटीज कहाँ होती है? इंडिया गेट वाला, राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया है वहां पर। ठीक है, और उसको सबको जोड़ने के लिए क्या है? रिंग रोड। तुम्हें पता होगा कि रिंग रोड जो है वो दिल्ली को हर नुक्कड़ और हर कोने से, हर एक नोक एंड कॉर्नर से जोड़ देता है। जैसे कि अगर तुम यहाँ से जाओगे, किसी भी रोड को पकड़ोगे, वो रिंग रोड पे अगर तुम चढ़ गए ना, तो तुम वहां पे पूरी दिल्ली को कनेक्ट करता है, वहां से तुम कहीं भी जा सकते हो विया रिंग रोड। रिंग रोड तो सुना है, उसका नाम रिंग रोड इसलिए है क्योंकि वो सर्कल है और वो सबको कनेक्ट करता है। मतलब कश्मीरी गेट और ये जो भी जितना भी एरिया है वो पूरी दिल्ली को कनेक्ट करता है। तो दिल्ली और न्यू दिल्ली में ये अंतर है। ठीक है? सीपी इसलिए फेमस है क्योंकि वो सेंट्रल बिजनेस सेंटर है दिल्ली का, वो बिजनेस सेंटर है दिल्ली का, इसलिए फेमस है। सीपी डेवलप ही इसलिए किया गया था, कनॉट प्लेस डेवलप ही इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे सेंट्रल एक्टिविटीज होती हैं, जो बिजनेस जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना सीपी में, वो वहीं पर होती है। और सीपी क्यों बनाया गया तो पता है? पुरानी दिल्ली तो शाहजहां की थी और उन्होंने जो डेवलप की थी, तो वहां पे जो लोग रहते थे दे आर नॉट दैट रिच। वो इसका एक ये भी था। और ब्रिटिशर्स का क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जो सीपी बनाया वो बनाया था कि जो ऑफिसर्स, उनको कुछ लेना होगा, शॉपिंग करनी होगी, कुछ भी लेना होगा या बिजनेस होगा, तो उनके लिए जो मार्केट बनाया वो सीपी बनाया कि उनको यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, फैसिलिटी रखी गई। ठीक है, कि अगर इनके स्कूल होंगे वो भी इसी एरिया में होंगे, अगर इनकी जो शॉपिंग का कुछ भी होगा वो भी इसी एरिया में रखा जाएगा, इन्हें यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब दिल्ली ओवर क्राउडेड हो गई, दिल्ली जब ओवर क्राउड हो गई, जब दिल्ली में फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने लगी, तो फिर ये जो गाजियाबाद वाला एरिया है ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बना। रेजिडेंशियल के लिए मतलब लोग रहेंगे यहाँ, गाजियाबाद, नोएडा और ये फरीदाबाद रहेंगे वहां पर, काम करने दिल्ली आएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, लोग रह रहे हैं दिल्ली में, काम करने नोएडा आ रहे हैं, है ना? तो ये चीज है। चलो आप देखो, सोरेन ग्रीन बॉन्ड। सोरेन ग्रीन बॉन्ड कौन जारी करता है? सबसे पहले तो समझ लो कि ग्रीन मतलब क्या। अगर तुम्हें कहीं भी एनवायरमेंट में ग्रीन वर्ड सुनाई दे तो इट मतलब वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है कहीं भी। तो सोरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ये बॉन्ड होते हैं कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट तुम्हारा प्रपोज्ड है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट तुम लगाना चाह रहे हो, तो सोरेन ग्रीन बॉन्ड इशू हो जाएंगे। और वो ये जो बॉन्ड है जब ये इशू होंगे तो इससे उस फंड को तुम यूज करके, मतलब इन बॉन्ड से तुमको फंड मिलेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, वित्त मंत्रालय तुमको फंड इशू करेगा और उस फंड से, उस फंड की हेल्प से तुम वो अपना प्रोजेक्ट, कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट लगा सकते हो। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई कुछ भी तुम बनाना चाह रहे हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई भी चीज बनाना चाह रहे हो, फॉर इंस्टेंस तुम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए तुमने कोई ग्रीन उसके प्रोजेक्ट के लिए, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बताऊं जूट का एग्जांपल, जूट सुना है? जूट, जूट तो सुना ही होगा, जिसके बोरे वगैरह बनते हैं जूट के। तो जो जूट है, मान लो तुम कह रहे हो कि हम जूट से मतलब बैग्स वगैरह बनाएंगे, इको फ्रेंडली बैग्स, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी फैसिलिटी वो करनी है स्टार्ट। तुम जब अपना प्रोजेक्ट बताओगे कि भाई ये इकोनॉमिकली भी फ्रेंडली है और एनवायरमेंटल भी फ्रेंडली है, मतलब हम प्लास्टिक तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इको फ्रेंडली है, तो तुम ये सोरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करा सकते हो। इससे तुम्हें वो पैसे देंगे, मतलब फंड देंगे, उस फंड को यूज करके तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, फंड फंड वापस नहीं देना होता है, बस फंड में ये रहता है एक बार इशू, लोन वापस देना होता है, फंड नहीं देना होता। फंड में तो ये है, उनकी इंटेंशन है कि अच्छा आप करना चाह रहे हैं कुछ अच्छा, उससे दूसरों को भी फायदा होगा, जिसके जूट से किस किस को फायदा होगा, जो जूट बनाता है उसको भी फायदा होगा, जो उगाता है फार्मर
फिर तुम उसके लिए वर्कर भी लगाओगे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ओवरऑल फायदा सभी का है, ठीक है। और अगर रिस्क की बात आती है कि रिस्क रहेगा, तो फंड से तुमको रिटर्न नहीं करना होगा, बस उसके लिए शीट प्रोवाइड करानी होती है रिसीट की, हाँ हाँ हमने यहाँ यहाँ खर्च किया है बस, ठीक है। बाकी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अगर उस फंड का तुमने कहीं और यूज किया है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा तुमको, फिर तुम्हारे पास आएगी ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस करेगी तुम पर, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ये याद रखना, फॉरेन ग्रीन बॉन्ड कौन इशू करता है, ये वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 ये किसे दिया जाता है? तो जो भूमि सम्मान है ये राज्य सचिव और जिला अधिकारियों को दिया जाता है, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटली लैंड रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को डिजिटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो लैंड रेवेन्यू है या लैंड है, भूमि से रिलेटेड है, मतलब जमीन से रिलेटेड है, ये सब किसके अंडर में आता है? एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और या सेक्रेटरी है ना। तो ये भूमि सम्मान उनको दिया गया है जो जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा अच्छा काम किया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, देखो ये स्कीम चली थी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत क्या था कि जो जितनी भी लैंड है उनका रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा, डिजिटल मतलब कंप्यूटराइज, है ना, कंप्यूटर पे उसकी इंफॉर्मेशन सारी फीड की जाएगी। तो जिन्होंने ये काम अच्छा अच्छा किया है, जिन भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने या सेक्रेटरीज ने, उनको ये सम्मान दिया जाता है, भूमि सम्मान। कौन देता है और गर्व कौन देता है, कौन देगा ये? जिलाधिकारी को तो दिया जाता है, देता कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है देखो, टंकाई मेथड या टंकाई प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हमारी एंशंट शिप बिल्डिंग प्रणाली है या मेथड है। और इसमें क्या होता है, शिप यूजुअली कैसे बनते हैं, अभी वो नेल से, मतलब कील से, और उससे नॉर्मल जो मेथड है वही है। बट जो टंकाई मेथड है ये ऐसा था कि जो वुडन लकड़ी के प्लैंक्स होते थे उनको स्टिक किया जाता था आपस में, उससे क्या होता था, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती थी। ड्यूरेबिलिटी मतलब वो जल्दी नहीं टूटते थे, अगर कोई तूफान आ गया या स्टॉर्म सर्ज आ गया तो उससे वो जल्दी नहीं टूटते, ठीक है। तो टंकाई मेथड जो है ये शिप बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब ये ज़ोंबी फायर, हाँ जैसा तुमने नाम सुना वैसा ही, ज़ोंबी क्या होते हैं? हाँ मतलब उनका उनका पता नहीं रहता कि वेदर दे आर लाइव और नॉट, मतलब दे आर बिटवीन द डेड एंड लाइव, है ना, जिंदा और मरे हुए के बीच का जो होता है उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ज़ॉम्बी फायर है, दीज आर दी एक्सट्रीम काइंड ऑफ फायर। अच्छा देखो, यूजुअली फायर कैसे लगती है ये तो पता है, नॉर्मल फायर कैसे लगती है ये तो पता है। सी, देखो आर्किटिक में एक प्रॉब्लम आ रही है, आर्किटिक में कि ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं है, आइस शीट है और नीचे फायर लगी हुई है, सरफेस पे कुछ नहीं है, नीचे फायर लगी हुई है ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, ऊपर फायर दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ स्मोक बाहर आ रहा है। तो इस फायर को क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी फायर। यूजुअली तुमने देखा हो फॉरेस्ट फायर कैसी होती है, जंगलों में आग लग जाती है, नॉर्मल फायर। बट ज़ॉम्बी फायर कैसी है कि सरफेस के नीचे आग जल रही है और ऊपर सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग, कि ये वाली जो फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर ऐसे रीजन में भी लग रही है जहां पे फायर लगने का कोई मतलब नहीं है। किस रीजन पे? पोल्स पे, हाँ ठीक है, कनाडा में अभी हुआ था तो पोल्स पे। और तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी, जर्मनी और फ्रांस
और स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, यहाँ का टेम्परेचर 40 के अबव, मोर देन 40 जा चुका है। इनका टेम्परेचर मोर देन 40। ये कैसी कंट्रीज हैं? टेम्परेट रीजन में आती हैं। ये भी पता है ना तुम्हें कौन कौन से रीजन है? पता है नहीं पता? अच्छा सुनो, ऐसे समझो, दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो बेटा जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वो इक्वेटर पे रहेगा। फिर इक्वेटर के अबव है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये तो हो गई इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद का जो रीजन है ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया और ये हो गया टेम्परेट। तो देखो, जो ये ट्रॉपिक्स हैं, यहाँ पर हमारा इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ का सबसे ज्यादा होता है, यहाँ का भी। लेकिन टेम्परेट रीजन का जो है टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कम होता है। और यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे गर्मी ऐसे नहीं पड़ती कि सर्दी, गर्मी और बरसात ऐसे सीजन नहीं होते। यहाँ पे समर्स में नॉर्मल समर रहते हैं, कूल समर रहते हैं, ठीक है, लेकिन विंटर में बारिश होती है। जैसे तुमने यूरोप में या हॉलीवुड मूवीज में भी देखा हो, तो वहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 20 समर्स में 20 या 30 तो रहता है, उसके अबव नहीं जाता। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग यहाँ का टेम्परेचर अब 40 भी जा चुका है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो यही कारण माना जा रहा है कि ज़ोंबी फायर का जो एक मेन कारण है वो टेम्परेचर राइज होना भी है। टेम्परेचर राइज हो रहा है, तभी तो कनाडा में अभी आई थी फायर, लगी थी। कनाडा में तो लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कनाडा इस रीजन में आता है, तो यहाँ पर ये तो परमानेंटली बर्फ से जमा रहता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के नीचे है, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये इस साइड है, तो यहाँ पे ठंड है थोड़ी यहाँ पर, और इस एरिया में क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में आती है, तो यहाँ पर समर सीजन है। ठीक है, तो ये था आज के लिए, याद रखना ज़ोंबी फायर। और कहाँ पर लगी हुई है? आर्कटिक में।